हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस के विज्ञान सीरीज के क्वेश्चंस का। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले तीन प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। और इस सारे क्वेश्चन जो है ये यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए हैं, इस वाले बुक से, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और उसका जो इसका प्रैक्टिस सेट जो 3 हो चुका है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फ्लोरोकार्बन, बी है हाइड्रोकार्बन, सी है रोगाणुनाशक या फिर डी है कीटनाशक। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरोकार्बन, ठीक है। फ्लोरोकार्बन ए पार्ट सही हो जाएगा। टेफ्लॉन जो होता है वो फ्लोरोकार्बन होता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसको लिखा जाता है C2F4, ये इसका फार्मूला होता है, इसको टेट्राफ्लोरोएथिलीन कहा जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। एथिलीन के चारों ओर, ठीक है, एथिलीन के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन द्वारा हटाने के बाद टेट्राफ्लोरोएथिलीन बनता है, ठीक है। ये एक अदहनशील पदार्थ होता है और ये नॉन स्टिक प्रकार के बर्तन में टेफ्लॉन से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? तो पॉलीथीन की थैली जो है वो ऑप्शन में दिया गया है कि न टूटने वाले अणुओं से, या फिर अकार्बनिक यौगिकों से, या फिर पॉलीमर से, या फिर प्रोटीन से। तो देखिए जो पॉलीथीन की थैली जो बनी होती है वो पॉलीमर से बनी होती है, ठीक है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट से ही हो जाएगा। पॉलीमर, पॉलीमर से बनी होती है, इसलिए जो है इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं नष्ट किया जाता है? क्योंकि पॉलीथीन जो है एथिलीन के उच्च बहुलक होता है ये पॉलीमर, ठीक है, उच्च बहुलक, तो उससे बनी होती है। पॉलीथीन जो है इसको पुनः पिघलाकर ढाला जा सकता है, इसलिए प्लास्टिक है। और ये विद्युत की अचालक होती हैं, नम्य होती हैं, माने कि इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है, और ये जल प्रतिरोधी होती हैं, ठीक है। इसका उपयोग जो है पैकिंग के लिए किया जाता है, जल से बचाव के लिए, ठीक है, सीटें बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जो है तार एवं केबल के रोधन में किया जाता है, ठीक है, सारे संरक्षण में। तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट से हो जाएगा, पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ब्लड सेल्स है, बोन सेल्स है, हेयर रूट्स है, या फिर सलाइवा है। तो इसमें अब क्वेश्चन क्या है कि अपराध के जांच में DNA परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वो हो सकते हैं। इनमें से बताना है कि ऊपर जो भी दिया गया था उनमें से क्या क्या हो सकते हैं कि DNA परीक्षण हेतु लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु, या फिर सलाइवा यानी कि लार जो होता है, ये 4 दिए गए हैं। तो चारों में इनमें से कौन कौन सी चीज़ DNA परीक्षण में लिया जाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट से ही हो जाएगा। इसमें चारों लिया जाता है DNA परीक्षण में, ठीक है। ए भी लिया जाता है, ए भी लिया जाता है, और ये हेयर रूट्स और सलाइवा भी लिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जेनेटिक्स स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को ही DNA फिंगरप्रिंट अथवा DNA प्रोफाइलिंग कहा जाता है। DNA प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में ए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की ज़रूरत पड़ती है। जैविकीय नमूनों में ब्लड हुआ, ठीक है, जड़ सहित बाल जिसे हेयर रूट्स कहा जाता है, जड़ सहित बाल, ठीक है, त्वचा की कोशिकाएं हुई, मुंह पर रखा कपड़ा हुआ, सलाइवा हुआ, या फिर बोन मैरो अथवा किसी ऊतक की कोशिकाएं इसमें ली जाती हैं। तो इसमें आंसर जो है ये चारों सही हो जाएगा। और इसके बाद DNA फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहले 1984 ईस्वी में किया गया था, 1984, ठीक है। 1984 ईस्वी में वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे स्लेग जफरेज द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आंसर इसका चारों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? इनमें से बताना है कि कौन सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु कौन सी है, ठीक है। तो देखिए आंसर इसमें देख लेते हैं। सबसे आंसर इसका सही हो जाएगा बी पार्ट, लिथियम और ऑस्मियम।
ये लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है और ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। लिथियम का जो साइन अगर देखेंगे तो Li से इसे डिनोट किया जाता है और ऑस्मियम को OS से डिनोट करते हैं, ठीक है, OS। लिथियम का घनत्व जो है सबसे कम होता है और ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि लिथियम जो है सबसे हल्का तत्व होता है और ऑस्मियम जो है सबसे भारी तत्व होता है। लिथियम के परमाणु भार की बात करें तो 6.9 होता है परमाणु भार, 6.9। और ऑस्मियम के परमाणु भार की बात करें तो 190.23 होता है, 190.23 होता है, ठीक है। तो आंसर इसमें लिथियम और ऑस्मियम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है, ये बताना है। तो देखिए, ये जो गंध का कारण होता है वो होता है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के कारण जो है ये गंध, नाक में चुभने वाली गंध होती है। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट से हो जाएगा, अमोनिया। और ये किससे बनता है, तो ये यूरिया के विघटन से बनता है, ठीक है। सामान्यतः मूत्र में 95% जल होता है, 95% जल होता है और 2% साल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। 2.7% यूरिया होता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें थोड़ा बहुत यूरिक अम्ल भी पाया जाता है 0.3%, ठीक है। इसका पीएच मान बहुत पूछा जाता है, पीएच मान। तो यूरिया का मूत्र का पीएच मान जो होता है वो होता है 6। ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मूत्र का हल्का रंग पीला जो होता है उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो इम्पॉर्टेंट है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का हल्का पीला कलर होता है, ठीक है। यूरोक्रोम जो हीमोग्लोबिन के टूटने से या विखंडन करने से बनता है। तो आंसर इसका अमोनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला है, अग्निशामकों यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में खाने का सोडा जो है बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। चौथा है, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें बताना है कि कौन सा जो है सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इनमें तीनों में से कौन सा, ठीक है। तो देखिए, इनमें से जो तीनों है ये तीनों सही है। खाने का सोडा जो है, इसको पहले जान लेते हैं। इसमें जो है पूछ लिया जाता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको कहा जाता है, ये किसी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बेकिंग सोडा क्या है, खाने का सोडा क्या है, और इसका पूछा जाता है फार्मूला। तो खाने का सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3 ये होता है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का फार्मूला, ठीक है। और एक होता है धावन सोडा, धावन सोडा का फार्मूला Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। Na2CO3 जो होता है वो धावन सोडा का फार्मूला होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको। और NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको बेकिंग सोडा और धावन सोडा के बारे में डिफरेंट पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बने हैं, ठीक है। खाने का सोडा का प्रयोग जो है वो अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, बेकरी उद्योग में भी किया जाता है और प्रतिकारक के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर दूसरा देखें, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO कहा जाता है उसको, उसका फार्मूला बिना बुझे हुए चूने का जो फार्मूला होता है वो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है। तो लाया जाता है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, ठीक है। जिप्सम जो है इसका फार्मूला भी आप लोग देख लीजिए, CaSO4 होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। ये कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का फार्मूला होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। और इसका प्रयोग जो है खाद के रूप में ऊसर सुधार में किया जाता है, ठीक है। बंजर जमीन में इसको डाला जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि सीमेंट बनाने में, और अमोनियम सल्फेट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इस तरीके से इसका तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग के रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है लोहे में जंग को रोकने के लिए? जिंक का उपयोग, या फिर मैग्नीशियम का, या फिर क्लोरीन का, या फिर तांबा का, या फिर इसे कॉपर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए, लोहे के जंग से बचाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, जिंक, ठीक है। नमी
के संपर्क में आने से लोहे के ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत जमा हो जाती है जिसे जंग कहा जाता है, और इसे रोकने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइज्ड कहा जाता है। ये भी याद रखना, गैल्वेनाइज्ड कहा जाता है, जिससे लोहे का संपर्क जो है ऑक्सीजन से नहीं हो पाता और उसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मूलभूत कौन सा है, ठीक है। व्हिच वन इज फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें से कौन सा है बताना है। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्वार्क है या फिर पाई मेसान है, ठीक है। इसमें बताना है मूलभूत की इसके बाद उस चीज़ को नहीं तोड़ा जा सकता। तो देखिए इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्क, ठीक है। क्वार्क एक मूलभूत कण होता है। क्वार्क कणों का एक मूलभूत प्रकार है और इसे जो है दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। अधिकतर पदार्थ जो अपने आस पास हम देखते हैं वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से निर्मित होता है, बना होता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है ये क्वार्क से बने होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में पाए जाने वाले दो कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो आंसर इसका जो डी पार्ट सही हो जाएगा क्वार्क। अगला प्रश्न है, अल्फा कण में दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है ये बताना, ठीक है। तो अल्फा कण में जो है दो धन आवेश जो होते हैं बराबर इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है ये बताना, ठीक है। तो ये होता है हीलियम के परमाणु के बराबर, ठीक है, हीलियम के परमाणु के भार के बराबर। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, हीलियम के परमाणु के बराबर, ठीक है। रेडियो तत्वों द्वारा अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन होता है और अल्फा कण जो है धनावेशित कण होता है, जबकि बीटा कण जो है ऋण आवेशित कण होता है और गामा किरण जो है उदासीन होता है। तो अल्फा कणों पर दो धन आवेश होता है जो हीलियम के 2He4, हीलियम का जो फार्मूला होता है 2He4 इसके परमाणु के बराबर होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष क्यों दिखाई पड़ता है या किसके कारण दिखाई पड़ता है ये बताना, ठीक है। तो देखिए इंद्रधनुष जो दिखाई पड़ता है वो विक्षेपण के कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, डिफ्लेक्शन, इसको इंग्लिश में डिफ्लेक्शन कहा जाता है, डिफ्लेक्शन के कारण जो है इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, ठीक है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष होता है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो डैश है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या फिर -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए क्रायोजेनिक ताप जो होता है वो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो आंसर इसका जो है वो सी पार्ट सही हो जाएगा, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ठीक है। -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है और इस निम्न ताप का उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं एवं उपायों का अध्ययन जो है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के तहत किया जाता है। अति निम्न ताप पर भरे गए ईंधनों का सहजता से उपयोग कर लेने वाले इंजनों को ही क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है ये बताना, ठीक है। तो देखिए पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है, ठीक है, या फिर क्वथनांक घटता है जमाव बिंदु बढ़ जाता है। तो देखिए पानी में नमक मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और जमाव बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो अशुद्धियों के मिलने से पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु दोनों क्रमशः पहले बढ़ेगा और वो जो हिमांक बिंदु घटेगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है ये बताना है। तो देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी वो बुलबुला बना रहता है, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा क्योंकि साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो बहुत ही कम होता है, अतः घोल के बुलबुले बड़े होते हैं। पृष्ठ तनाव घटने से साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल को गीला करती है, जिससे कपड़े अधिक आसानी से साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का जो है आशय है, यानी कि बताना है कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण से मतलब है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, तो आंसर इसका जो है डी पार्ट सही हो जाएगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश, यानी कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत से संबंधित है और इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है। तो देखिए, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है वो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव। ठीक है, दाब विद्युत प्रभाव के कारण ही घड़ियों में लगे हुए स्फटिक क्रिस्टल जो है चमकते हैं, जिससे रात के अंधेरे में भी घड़ियों के समय देखना संभव है। ठीक है, कुछ पदार्थों में आंतरिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है। स्फटिक क्रिस्टल के अतिरिक्त घड़ियों में रेडियम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु के तल से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार क्या होगा। ठीक है, भारहीन रबर गुब्बारा है, यानी कि गुब्बारे का जो भार है वो भारहीन है, मतलब उसमें कोई वेट नहीं है, लेकिन उसमें 200 ग्राम जल भरा गया। तो उस जल में इसका भार पूछा गया कि जल में इसका भार क्या होगा। तो देखिए, कोई वस्तु को जब हम किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इस 200 ग्राम जल भरे जल को अगर हम जल में डुबोएंगे तो ये अपने बराबर ही जल को विस्थापित करेगा। तो इस तरीके से अगर हम उसका भार निकालेंगे आभासी, तो उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि 200 ग्राम उसमें गया और 200 ग्राम विस्थापित किया, तो 200 माइनस 200, तो इस तरीके से उसका भार जो है शून्य हो जाएगा। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, शून्य। ठीक है, पानी में इसका भार जो है शून्य रहेगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से क्या किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। तो एक का हो जाएगा 4 पार्ट। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एमीटर। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। तो आंसर इसका बी का जो है 1 हो जाएगा। इसके बाद है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से जो है रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी मापा जाता है। तो सी का 2 हो जाएगा। और वोल्ट मीटर से विद्युत विभव मापा जाता है। तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, सिस्मोग्राफ जो इसमें लिखा हुआ था, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापते हैं, लेकिन इसमें जो है सूची सेकंड में विद्युत धारा ऑप्शन में दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे एमीटर होगा, ये मिस प्रिंट लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलान करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से किससे मापी जाती है, ये बताना है। ध्वनि की प्रबलता जो है किससे मापा जाता है, ये बताना। ठीक है, तो देखिए, ध्वनि की प्रबलता जो मापा जाता है वो एम्पलीट्यूड से मापा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। अब इसके बारे में, जैसे इंटेंसिटी है, तो तीव्रता ध्वनि का वो लक्षण होता है जिससे ध्वनि धीमी, मंद अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती है, उसे इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस या फिर तीव्रता कहा जाता है। अब ध्वनि की तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे शुद्धता से मापा जा सकता है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रयोगात्मक मात्रक में इसका बेल से मापा जाता है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त अगर ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इस तरीके से इसमें देखते हैं कि ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता इकाई है। रेडियो धर्मिता किसकी इकाई है या फिर किसकी यूनिट होती है रेडियो धर्मिता। तो रेडियो धर्मिता की इकाई पूछा गया, रेडियो धर्मिता की इकाई कौन क्या होती है। तो देखिए, रेडियो धर्मिता की इकाई जो होती है वो क्यूरी होती है। आंसर इसका क्यूरी हो जाएगा। ठीक है,
किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण जिसमें प्रति सेकंड 3.7 × 10⁻10 विखंडन होते हैं उसे क्यूरी कहा जाता है, और इसका मात्रक बेकुरल भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो अगर बेकुरल या क्यूरी दोनों आ जाए, दोनों में से दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत माने कि क्षुद्रांत को अगर देखें छोटी आंत कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को क्षुद्रांत हिंदी में कहते हैं। बहुत ही खतरनाक इसमें हिंदी लिखी हुई है। 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है, यानी कि डिक्रीजिंग लेंथ में बताना है कि सबसे पहले कौन होगा, इसके बाद कौन होगा, इसके बाद कौन होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग माने सबसे नीचे कौन होगा, इसके ऊपर कौन होगा, इसके ऊपर कौन होगा, इस तरीके से इसको बताना है। ठीक है, लाइनिंग में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लंबाई में सबसे पहले आता है शेषांत, इसके बाद मध्यांतर, इसके बाद ग्रहणी। तो ये इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग पॉइंट में लगा हुआ है। ठीक है, सबसे नीचे जो है इंटेस्टाइन जो इसे बना होता है इस तरीके से। ठीक है, ये इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे अगर इसमें देखा जाए तो ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो होता है ये शेषांतर होता है, इसके बाद ये मध्यांतर होता है, इसके बाद फिर ये ग्रहणी होता है सबसे ऊपर। तो इस तरीके से इसमें लगा हुआ होता है। तो आंसर इसका जो है डी पार्ट सही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल सेशन जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसका डिस्कशन किया गया। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे कि अगला वीडियो जो अपलोड हो तो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए थैंक यू।